हाँ बेटे, ये बताओ कि अब जो ये क्वेश्चन हमारा जो स्क्रीन पे इस टाइम दिख रहा है हमें, एक सेकेंड। हाँ, ये जो क्वेश्चन हमें दिख रहा है ये लास्ट क्लास में हमारा क्वेश्चन रह गया था, टाइम हो गया था, तो मैंने कहा था इसको खुद ट्राई करना। और मैंने असाइनमेंट शीट मतलब कि जो पेपर के क्वेश्चन थे वो मैंने भेजे हैं आपको करने के लिए। करें आप लोगों ने क्वेश्चंस करें हैं? बताओ। सर थोड़े से करना। अगर चाहते हो कि आगे मतलब कि नंबर आप बोर्ड के लिए चाहते हो कि अच्छे आ जाएं, तो प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ जो बोला जा रहा है काम कर लो, उतनी मेहनत कर लो, फिर पेपर बड़े आराम से निकल जाएगा, फाइनल का भी। और बड़े आराम से नंबर आ जाएंगे, और बड़े अच्छे नंबर आ जाएंगे अगर ऐसी तैयारी कर लोगे तो। और नहीं तो फिर जूझते रहोगे, पढ़ते भी रहोगे और सरदर्दी भी मोल लेते रहोगे और होगा भी कुछ नहीं, नंबर भी नहीं आएंगे। तो अभी चैप्टर के साथ साथ चलते चैप्टर में प्रैक्टिस करते जाओ, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। बाकी बताओ, वीर कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए? वीर, वंश। हाँ भाई, ले लूंगा अभी, डिस्प्रिन भी ले लूंगा मैं। नितिन आज सारी डॉक्टरी मेरे पे ही खत्म करेगा आज, सारी दवाइयाँ मुझे ही कहेगा ले लो आज। अच्छा, अब जो मैसेज आया वो मैं नहीं पढ़ रहा बेटा अभी। अभी एक मिनट, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन के बारे में बताओ कि ये क्वेश्चन किसने कर लिया। ये जो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका थोड़ा सा साइज मुझे छोटा करना पड़ेगा क्योंकि आज मैंने पूरी स्क्रीन का ही साइज छोटा कर रखा है। हाँ जी, किसने किया है क्वेश्चन? महक। ये क्या है? 17। सॉरी सर, लेट हो गया, सो गया था। हाँ सो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी सफल है, तुम लोग सोने के लिए पैदा हुए हो, तुम लोग आराम से सो। हम है ना, नहीं सर, वो सुबह सर सुबह सुबह क्लास हम थी ना। हम हम है ना, हमने रात को कल मैसेज कर दिया कि हाँ जी आज आपकी 2 बजे क्लास होगी, या सुबह मैसेज कर दिया, तब से टेंशन हुई पड़ी है कि क्लास लेनी है बच्चों की अब। हाँ, वंश का कहना है कि ये 3 कोऑर्डिनेट्स आए हैं। अच्छा जी, ये वो आंसर में फिर आपने चेक कर ही लिया होगा, उस शीट मैंने आपको जो भेजी थी। सर वो तो मैं बता दी कि मैंने 17 क्वेश्चन ट्राई करे। अच्छा, 17 अब ये क्वेश्चन। वाला नहीं हुआ। हाँ, 17 क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। अब चलिए इस क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं ज़रा फटाफट से। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि 3 कोऑर्डिनेट्स, एक ट्राइंगल के जो तीनों साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे को दे रखे हैं। ट्राइंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, वो मैंने एम एन, एक्स वाई और पी क्यू लिख दिया था। और फिर मिड पॉइंट रूल से मैंने कहा अगर डी अगर मिड पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर डी ए बी का मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स निकलने चाहिए। ए की एक्स वाली और बी की एक्स वाली वैल्यू को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो डी का एक्स आ जाएगा। और ऐसे ही ए की और बी की वाई वाली वैल्यूज़ को प्लस करके, यानी कि वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो तो डी का वाई आ जाना चाहिए। यानी कि मैंने कहा कि डी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट रूल से ये होना चाहिए, आपने दे रखा है इतना, तो यानी कि एक्स की वैल्यू एक्स के इक्वल होनी चाहिए, ये एक्स की वैल्यू ये एक्स के इक्वल होनी चाहिए, और वाई वाली वैल्यू वाई के इक्वल होनी चाहिए। तो मैंने इक्वेट करा दिया दोनों को। जब इक्वल में रखा तो मेरे को 2 इक्वेशन मिल गई, m प्लस एक्स 6 के इक्वल आया, m प्लस वाई 8 के इक्वल आया। ठीक है? हाँ जी हाँ, ठीक है। अब ये महक अग्रवाल, बेटा ये 2 जगह पे आपका लॉगिन दिखा रहा है, ऐसा है कोई कुछ? ओके, तो अब आप दूसरा देखो कि और हम इस पे क्या काम कर सकते हैं। इस पे हम और काम ये कर सकते हैं कि ऐसे ही मैं अगर f को देखूं तो f के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? f भी मिड पॉइंट है bc का, f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ bc। आप चाहो तो पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, वो लिख के काम कर सकते हो। f इज़ द मिड पॉइंट ऑफ bc। इसका मतलब जो f के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो बनेंगे कैसे? b का और c का x वाली वैल्यूज़ को प्लस करो,
और 2 से डिवाइड कर दो, और y वाली जो f की y की वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? सर सर हाँ बोलो। सर वो n प्लस वाई है, n प्लस वाई इज इक्वल टू 8, x नहीं है, आपने x कहाँ पे कहाँ पे? मिड पॉइंट जो निकाला है n प्लस वाई इज इक्वल टू 2। एक सेकेंड, हाँ ये वाला ना, हाँ ये गलत लिख दिया, सही बात, हाँ। बिल्कुल सही बात। हाँ इकरामुल धन्यवाद आपका, शुक्रिया। n प्लस वाई इज इक्वल टू 8, हाँ ठीक बात है, ये ऐसे ही आना था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, ये इक्वेशन नहीं तो गलत हो जाती और काम खराब हो जाता। तो x और n में ना लिखने में बड़ी कन्फ्यूज़न है। n और यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे तो x ही है ना, ये थोड़ा n जैसा लग रहा है तो इसको मैं x बना देता हूँ, प्रॉपर x ये ऐसा हो गया। अच्छा, और y प्लस क्यू अपॉन में 2, ये y की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो f के कोऑर्डिनेट आपने दे रखे हैं 5 और 7, तो यानी कि इसका x और y इतना आया है f का ही, और f का x और y तो हमें मालूम है, तो इसका मतलब x प्लस p अपॉन में 2 ये 5 के इक्वल होगा, और y प्लस क्यू अपॉन में 2 ये 7 के इक्वल होगा। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 10 के इक्वल, और y प्लस क्यू किसके इक्वल आएगा? 14 के इक्वल। तो यानी कि ये इक्वेशन बन गई थर्ड और ये बन गई फोर्थ, ठीक है। 4 इक्वेशन आ चुकी हैं। क्या मैं इन 4 इक्वेशन भी आपस में अभी काम कर सकता हूँ? यहाँ पे m और x है, यहाँ पे कहीं पे m और x नहीं आ रहा, यहाँ पे x और y है, यहाँ पे कहीं पे x और y नहीं आ रहा, ठीक है। सॉरी ये n और y है, अगेन मैं x और y बोल गया, n और y है, n और y कहीं और नहीं आ रहा, तो अभी भी काम नहीं हो सकता, ठीक है। मैं तीसरी जगह को देख लेता हूँ, यानी कि e को देखूँ तो e इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AC। तो अगर मैं e के कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से चेक करूँ, यानी कि अगर मैं e के कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट रूल से निकालूँ तो वो कुछ बनेंगे ऐसे, मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, e इज़ द मिड पॉइंट, MP मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC। इसका मतलब जो e के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो वही मिड पॉइंट रूल से निकाल दूंगा, और यहाँ पे बनेगा m प्लस p अपॉन में 2 4 के इक्वल, और जो y वाली वैल्यू वो आएगी n प्लस q अपॉन में 2 ये 6 के इक्वल, ठीक है। तो यानी कि ये बन जाएगा, समझ में आ गया होगा ना आपको, ये चीज़ मैंने डायरेक्टली स्टेम कर दी है कि m प्लस p अपॉन में 2 ये x की वैल्यू आएगी e का, और e का x आपने दे रखा है 4, इसलिए ऐसे ही काम हो जाएगा, डायरेक्टली मैंने कर दिया। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो ऐसे नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये गड़बड़ पैदा करेगा। और e के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4 और 6 हैं, इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ m प्लस p अपॉन में 2 4 के इक्वल, और n प्लस क्यू अपॉन में 2 ये 6 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो m प्लस p की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? 8 के इक्वल, और n प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 इंटू 2 12। तो मेरे को ये 2 नई इक्वेशन मिल गई, अभी 4 तक बनी थी, अब ये 5वें नंबर की इक्वेशन और 6 नंबर की इक्वेशन आ गई। मेरे पास यहाँ पे 6 इक्वेशन बन गई, और आप 6 की 6 इक्वेशन में एक खास बात देखोगे कि कोई भी किसी से मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो अब कैसी सारी इक्वेशन एक साथ मैं स्क्रीन पे दिखाऊं? मेरे को खुद भी कहीं ना कहीं लिखनी ही पड़ेंगी, तो ऐसा करता हूँ मैं इसी के नीचे लिखता जाता हूँ सारी इक्वेशन। यहाँ पे स्पेस मुझे मिल रहा है जहाँ पे 5 और 6 लिखी है, तो 5 और 6 के नीचे मैं 1 और 2 भी डाल रहा हूँ। m प्लस एक्स 6 के इक्वल, m प्लस एक्स 6 के इक्वल, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, और दूसरी थी n प्लस वाई 8 के इक्वल, ये दूसरे नंबर की इक्वेशन थी। तीसरे और चौथे नंबर की इक्वेशन हमें स्क्रीन पे दिख रही हैं, वो भी मैं ठीक इसके नीचे लिख ही देता हूँ। x प्लस पी इज इक्वल टू 10, ये बनी थी हमारी तीसरे नंबर की इक्वेशन, और चौथे नंबर की इक्वेशन थी y प्लस क्यू इज इक्वल टू 14। ये 6 इक्वेशन बनी है जो हमारे को 3 कंडीशंस दी हुई थी, 3 कंडीशंस कह लो, वो यहाँ एक ही कंडीशन की बात कर लो कि 3 मिड पॉइंट्स दिए हुए थे, तो उनसे ये वैल्यूज़ बनी। अब बेसिकली ये सारे मिसिंग वेरिएबल जो हैं m n x y p q, ये सब वेरिएबल पे क्या वैल्यू आनी, यही हमारा निकालने का काम है। तो यानी कि 6 वेरिएबल मुझे निकालने हैं। कैसे करें? देखो, आप किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर लो, आपकी चॉइस है। ये 6 इक्वेशन बनी है, आप किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर लेना, जो काम मैं अब करने वाला हूँ। आप किसी भी एक इक्वेशन में से, किसी भी बोला है मैंने, आपको नहीं कहा कि 5वें नंबर की इक्वेशन ही लेनी है, आपको नहीं कहा कि पहले नंबर की इक्वेशन लेनी है, आप किसी भी इक्वेशन से स्टार्ट कर सकते हो, करके देख लेना। यहाँ से मानो कि सबसे पहली इक्वेशन जो दिख रही है मुझे वो 5वें नंबर की इक्वेशन दिख रही है, तो 5वें नंबर की इक्वेशन में क्या वैल्यू आ रही है? m और p। तो m और p से रिलेटेड जो भी इक्वेशंस हैं, m से और p से रिलेटेड, m से रिलेटेड एक इक्वेशन है ये वाली,
और p से रिलेटेड एक इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। इनके वेरिएबल आपस में मैच कर रहे हैं, या तो कहीं पे x आ रहा है, या कहीं पे m आ रहा है, या कहीं पे p आ रहा है। इसमें n नहीं आया, इसमें q नहीं आया, इसमें y नहीं आया, ठीक है। जो तीन अभी मैंने शेड नहीं करी इक्वेशंस, वो तीन अलग रह गई और ये तीन आपस में मिलती हुई इक्वेशन रह गई। आप ऐसा देख पा रहे हो कि इनके जो वेरिएबल है वो कहीं ना कहीं आ रहे हैं, m इसमें आ रहा है और p इसमें आ रहा है, x दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो इन तीन इक्वेशंस पे हम एक साथ काम करेंगे और बची हुई तीन इक्वेशन पे अपने आप काम होगा, क्योंकि इसके वेरिएबल आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्लू कलर वाली इक्वेशंस पे काम होगा और येलो वाली इक्वेशंस पे काम होगा। तो अब करने का तरीका क्या रहेगा, बड़ा आसान तरीका है, अगर आप दिमाग में एक बार बिठा लो इस बात को, किसी भी येलो वाली इक्वेशन को उठा लो और किसी भी वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की में निकाल लो। जैसे कि मैं इसमें से m की वैल्यू निकालता हूं तो p में निकल आएगी, फिफ्थ इक्वेशन का यूज कर रहा हूं मैं। तो मैं m की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, देखो 8 माइनस पी, ये आई ना 8 माइनस पी। और ये वाली वैल्यू किसी भी जगह पे लगा दो जहां पे m आ रहा हो। तो m आने वाली सिर्फ एक ही इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, और तो कहीं m नहीं आ रहा ना, तो ये वाली वैल्यू कहां पुट करोगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। बात आई समझ में? आप किसी भी इक्वेशन से ये बात को करना शुरू कर सकते थे। इतनी बात समझ में आई है आप लोग को? बताओ मेरे को, बताओ आई है तो बताओ, नहीं आई तो बता दो कि नहीं आई। आ गई, चलो ठीक है। तो ये वाली m की वैल्यू कहाँ लग सकती है, सिर्फ इक्वेशन नंबर 1 में ही लग सकती है। तो लगा दो यहाँ पे, कितना आ जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन में m को हटा रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन फोकस रखो उस पे, m प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। तो m की जगह पे लगा दिया 8 माइनस पी, प्लस में x था और किसके इक्वल, 6 के इक्वल। ये इक्वेशन 1 थी जहाँ पे मैंने m की जगह पे 8 माइनस लगा दिया p, ओके। तो अब आप इसमें से क्या नई इक्वेशन बना पा रहे हो? हाँ बना पा रहा हूँ, जो x और p की फॉर्म में बन रही है इक्वेशन। तो मैं इसको ऐसा करता हूँ, x वाले को पहले लिख लेता हूँ, p वाले को बाद में लिख देता हूँ, और ये वाला नंबर जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 8, ऐसे लिखा जाएगा। ये कितना आ गया जी, माइनस करके माइनस का 2 आ गया। ये मैंने पहले इक्वेशन को और पांचवी इक्वेशन में से जो वैल्यू मिली थी उसका यूज करके एक नई इक्वेशन बना ली, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 डाल दिया, ठीक है। अब आप इक्वेशन नंबर 7 में देख रहे हो, इसको मैं येलो शेड कर रहा हूं क्योंकि इसमें भी वही वेरिएबल आया जो येलो शेड वाली इक्वेशन में थे। x और p में एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है, तीसरे नंबर की इक्वेशन आप देख रहे हो, थर्ड इक्वेशन जिसमें x और p आ रहा है, और इक्वेशन नंबर 7 बनी, इसमें भी x और p आ रहा है। इन दोनों का यूज करके आप x की भी वैल्यू अब निकाल पाओगे और p की वैल्यू भी अब आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं इक्वेशन नंबर 7 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन पे काम करना, आपको अपने आप ये काम होता हुआ नजर आएगा। चाहे आप कोई सी भी इक्वेशन से स्टार्ट करो, चाहे पहली से स्टार्ट करो, चाहे दूसरी से स्टार्ट करो, चाहे आप तीसरी से स्टार्ट करो। हाँ करण क्या कहना, करण क्या हुआ बेटा, म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो। तो ये वाला काम अब मैं इधर साइड पे कर रहा हूँ, इक्वेशन दोनों को सोल्व जो करने वाला काम था वो मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिखते हैं x माइनस पी इज इक्वल टू माइनस का 2 और x प्लस पी इज इक्वल टू 10, ये और ये कट गया, 2x किसके इक्वल आ गया, 8 के, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, ठीक है। और ये x की वैल्यू कहाँ लगाओगे, पहली इक्वेशन सॉरी 7th इक्वेशन में लगा दो तो p की वैल्यू मिल जाएगी, या तुम थर्ड इक्वेशन में लगा दो तो p की वैल्यू मिल जाएगी। और थर्ड इक्वेशन में लगाना थोड़ा आसान रहेगा, इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूँ, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में लगा रहा हूँ तो देखो कितना हो जाएगा, x की जगह पे 4 प्लस p 10 के इक्वल, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 6 आ जाएगा। p मिल गया और x मिल गया, दो वैल्यूज मुझे मिल गई। मैं इनको शेड कर देता हूँ ऑरेंज कलर से, ये दो मुझे मिल गए हैं। अब x और p और एक और वेरिएबल एक और फंसा हुआ था जो इनसे लिंक्ड था आपस में, वो था m। अब m और x वाली एक इक्वेशन है फर्स्ट वाली, m और p वाली है फिफ्थ वाली। तुम्हारे को m दोनों तरफ मिल रहा है, चाहे तुम x की वैल्यू यहाँ लगा के निकाल सकते हो, चाहे तुम p की वैल्यू यहाँ लगा के m निकाल सकते हो, किसी भी इक्वेशन का यूज कर लो, क्योंकि दो वेरिएबल जो थे x और p वो दोनों यहाँ पे यूज हो रहे हैं, x भी यहाँ पे यूज हो रहा है और p यहाँ पे यूज हो रहा है, दोनों से m का रिलेशन बता रखा है, तो यानी कि m की वैल्यू आप किसी भी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो मैं p की तरफ से निकाल लूँ या p से ही निकाल लेता हूँ, तो p की ये वाली वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर, सबसे ऊपर वाली इक्वेशन थी 5, तो 5 इक्वेशन में लगा रहा हूँ, फिफ्थ इक्वेशन में लगा रहा हूँ। तो देखो कितना हो जाएगा, p की जगह पे लगा दूंगा 6
तो m प्लस पी इज इक्वल टू 8 था, तो m प्लस पी की जगह पे 6 आ जाएगा, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी माइनस करके। तो इसको भी मैं ऑरेंज शेड ही कर रहा हूँ। तो येलो वाले से हमारे को ये 3 ऑरेंज वाली वैल्यूज मिल गई और इन तीनों का आपस में रिलेशन था, ठीक है ना, m भी मिल गया, p भी मिल गया और x भी मिल गया, ठीक है। अब मैं ब्लू वाली इक्वेशंस पे ऐसे सेम काम कर लूँगा। ब्लू वाली किसी भी इक्वेशन को उठाओ, किसी को भी उठाओ, आपकी अपनी चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है कौन सी इक्वेशन उठानी है। तो कौन सी लूँ मैं, 6 वाली ले लेता हूँ, पहले ये दिख रही है, तो 6 इक्वेशन में से मैं n की वैल्यू निकालता हूँ। तो 6 इक्वेशन में नीचे लिख रहा हूँ n प्लस क्यू इज इक्वल टू 6 ही था ना, नहीं 12 था, n प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, ये थी इक्वेशन नंबर 6 ब्लू कलर से, ठीक है जी। इसमें से n की वैल्यू निकालो, ये बनेगी, और ये पुट कर दूंगा जहां पे n आ रहा हो, और किसी इक्वेशन में n आ रहा होगा डेफिनेटली, ये रहा देखो सेकंड इक्वेशन में आ रहा है n, ठीक है। तो n की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में लगा दी, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है जी, x प्लस वाई 8, x है, मैं गलत पढ़ता हूँ, n प्लस वाई है, देखा बार बार गलत पढ़ता हूँ उसको, n है n प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ये थी इक्वेशन नंबर 2। चलिए लगाते हैं यहाँ पे 12 माइनस क्यू प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा y माइनस क्यू इज इक्वल टू 12, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 8 में से 12 माइनस होंगे तो माइनस का 4 आएगा। ये नई इक्वेशन आ गई, अभी तक ऐसी कोई इक्वेशन, मतलब कि ये अपने आप से 2 इक्वेशन को कैलकुलेट करा मैंने, तो मेरे को एक नई इक्वेशन मिल गई y और q की फॉर्म में। तो नई इक्वेशन मतलब नया नंबर, 8वें नंबर की इक्वेशन, ठीक है। तो अब इसको भी मैं वही ब्लू शेड कर देता हूँ। अब y माइनस क्यू वाली जो तीसरी इक्वेशन थी ना, वो y और q से रिलेशन उसका हो रहा होगा कुछ ना कुछ, ये देख लो, जो लास्ट वाली इक्वेशन थी ब्लू वाली, वो y और q ही था। तो अब मैं फोर्थ वाली इक्वेशन को y प्लस क्यू इज इक्वल टू 14 को, y प्लस क्यू इज इक्वल टू 14 को, ये थी फोर्थ इक्वेशन। अब मैं फोर्थ और एट्थ इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, यहीं लिख देता हूँ, सॉल्व इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 8। तो क्या बनेगा, ये कट जाएगा, 2y किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब इतना काम होते तुम्हारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा। मुझे तो समझाना है इसलिए टाइम लग रहा है, पेपर में करोगे तो इतना टाइम लगेगा नहीं, फटाफट कर लोगे। तो y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में लगाओगे तो आपको पता है क्यों मिल जाएगा। तो y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 4 में, तो आप देखो कितना हो जाएगा, 5 प्लस क्यू इज इक्वल टू 14, तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी ना, माइनस करके q की वैल्यू 9 आ गई। तो इन दोनों को भी मैं ऐसा करता हूँ, इसको ग्रीन शेड दे देता हूँ। अब q वाली सॉरी, अब मुझे बचा हुआ वेरिएबल कौन सा है, मैंने कौन कौन से निकाल लिए, y और q निकाल लिया, ठीक है, y और q निकाल लिया। मेरा काम रह गया सिर्फ n को निकालना। तुम देख रहे हो n दो तरफ आ रहा है, 6 इक्वेशन में भी n आ रहा है और सेकंड इक्वेशन में भी n आ रहा है, यानी कि अगर q की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो n मिल जाएगा q की तरफ से, यानी कि q की वैल्यू लगाने से भी तुम्हें n मिल जाएगा। और चाहो तो तुम y की वैल्यू लगा के भी n निकाल सकते हो, अगर इक्वेशन नंबर 2 का यूज़ कर लो, आपकी चॉइस है किसका करना है। मैं 6 का यूज़ कर लेता हूँ, n प्लस क्यू 12, n प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, ये इक्वेशन नंबर 6 थी। इसके अंदर मैं n की वैल्यू सॉरी q की वैल्यू 9 लगा रहा हूँ, तो ये वाली वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन नंबर 6 में। तो कितना हो जाएगा देखेंगे जरा, n प्लस 9 इज इक्वल टू 12, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, माइनस करने के बाद 12 में से जब 9 माइनस करोगे तो 3 आएगा, बस। x ऐसा करते हैं, देखो अब तुम्हारे को क्या निकालना था, फाइनली निकालना क्या था, ये सारे मिसिंग वेरिएबल x y m n p q, यहाँ पे ऐसा करता हूँ, उनके भी वैल्यूज, ऑरेंज वाली वैल्यूज यहाँ लिख लेता हूँ। x की वैल्यू कितनी आई है 4, p की वैल्यू 6 और लास्ट था m की वैल्यू है 2। बस अब काम हो गया आपका। एक वेरिएबल, एक कोऑर्डिनेट था x, y, यानी कि x की वैल्यू कितनी आई थी 4 और y की वैल्यू कितनी थी 5, एक कोऑर्डिनेट ये बन गया। दूसरा था pq, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू 6, आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे है, और q की वैल्यू 9 है, ठीक है। और एक क्या था
एम और एन ही बचा फिर तो। एम की वैल्यू कितनी है 2 और एन की वैल्यू कितनी है 3। ये 3 हमारे आंसर के पार्ट रहेंगे। बोलो जी समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। 694523। हाँ वंश बेटा आपका बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही करा हुआ। कर पाओगे क्वेश्चन? टेढ़ा तो नहीं लगा? भले ही लंबा था, टेढ़ा नहीं है। जो काम करने में मुश्किल हो ऐसा नहीं है, आसान था। कैलकुलेशन भी आसान थी, सिर्फ थोड़ा लंबा था और कुछ नहीं था। ज़्यादा टाइम लगा करने में, थोड़ा इक्वेशंस ज़्यादा थी। 3 जगह एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ा। लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड में देखोगे तो कहीं पे मुझे किसी से मल्टीप्लाई करके बराबर नहीं करना पड़ा। ऑलरेडी कोई ना कोई वेरिएबल, सारे वेरिएबल तो बराबर थे, यहाँ पे साइन भी चेंज नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली कट रहा था हर तरफ। 2 जगह एलिमिनेशन लगाना पड़ा। ठीक है, समझ में आ गया भाई? बता दो मेरे को, आ गया तो बता दो, नहीं आया तो बता दो। आ गया सर। ओके। अच्छा एक क्वेश्चन ना मुझे ये वाला कराना है, रुको एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर प्यारा 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 16। देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या है। पढ़ पा रहे हो या ज़्यादा फैल गया? इफ P एंड Q आर 2 पॉइंट्स हुज कोऑर्डिनेट्स आर इतना और इतना। ठीक है, 2 पॉइंट्स दे रखे हैं P और Q। ये P के कोऑर्डिनेट हो गए और ये Q के कोऑर्डिनेट्स हो गए, रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर लिया। तो पहला P का होगा, दूसरा Q का ही होगा। एंड S इज ए पॉइंट, S इज द पॉइंट A,0। ठीक है, S एक पॉइंट है। उसने नहीं कहा कि उस लाइन के ऊपर आ रहा है। ठीक है, वरना लाइन के ऊपर आता तो फिर वो एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट बन जाता, और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो फिलहाल ये क्वेश्चन वहाँ से हट जाता। लेकिन वो लाइन के ऊपर आ नहीं रहा पॉइंट, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। शो दैट 1/SP + 1/SQ इज इंडिपेंडेंट ऑफ T। इंडिपेंडेंट ऑफ T का मतलब जो ये कैलकुलेशन आएगी 1/SP + 1/SQ, और इसका जो आप सम करोगे, इनको जब आप प्लस करोगे, तो ये आउटपुट जो भी देगा आपको, उस आंसर में, उस कैलकुलेशन में आपको आखिर में T नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट ऑफ T मतलब वहाँ पे आपको लास्ट में T नहीं मिलना चाहिए उस कैलकुलेशन के अंदर। ठीक है, तो ये वो शो करने को कह रहे हैं, यानी कि करके दिखाओ इस चीज़ को कि ऐसा हो रहा है। तो हमारा काम है कि पहले तो मैं क्या करूँ, SP का डिस्टेंस निकालूँ। आप नीचे वाला पार्ट देख रहे हो ना कि किस चीज़ को सॉल्व करना है, 1/SP + 1/SQ। तो SP का डिस्टेंस निकाल के यहाँ लगाएगा और SQ का डिस्टेंस निकाल के यहाँ पे लगेगा। तो मेन पहला काम है कि SP का डिस्टेंस निकाल लूँ और SQ का डिस्टेंस निकाल लूँ, और उन डिस्टेंस को यहाँ पे लगाऊंगा लास्ट में। पहले मैं SP का और SQ का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। अच्छा जी, पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं? मैं फिर भी यहाँ पे लिख देता हूँ। P पॉइंट कितना है, AT², 2AT। Q पॉइंट है A/T², 2A/T, और S पॉइंट है A,0। तो डिस्टेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ SP का डिस्टेंस। SP का डिस्टेंस कैसे बनेगा जी? तो आप उस टाइम पे S पॉइंट को लोगे और P पॉइंट को ही लोगे। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो कलर यही ले लूँ या ब्राउन ले लेता हूँ अभी? हाँ जी, क्या होगा, फॉर्मूला क्या कहता है, AT² - A इसका स्क्वायर -2AT - 0 इसका स्क्वायर, यानी कि x1 और x2 और y2 इसको मान रहा हूँ, x1 और y1 इसको मान रहा हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है ना? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अच्छा, इसको कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, देखो अपने आप से, a - b का होल स्क्वायर लगेगा। अच्छा, a - b का होल स्क्वायर लगेगा तो क्या बन जाएगा जी, A² T⁴ प्लस b का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर।
माइनस 2ab, यानी कि 2 इंटू ए टी स्क्वायर इंटू ए। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए टी स्क्वायर इंटू ए की, तो ए इंटू ए कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पे 2 ए स्क्वायर और टी स्क्वायर आएगा। यानी कि यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी का यूज़ करा है, कौन सी वाली, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये आप सबको मालूम है। हाँ जी, आगे क्या आया, माइनस, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, 2a टी में से 0 को माइनस करूंगा 2at आएगा, और 2at का स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, और t का स्क्वायर t स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा जी, क्या इसमें किसी की कैलकुलेशन हो सकती है? हाँ, इन दोनों की हो सकती है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, a स्क्वायर t स्क्वायर आ रहा है। तो क्या बन जाएगा जरा देखो, a स्क्वायर t4 प्लस a स्क्वायर, और इसकी कैलकुलेशन करके आया माइनस का 6 ही आया, 6 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। सही करा है मैंने? मैं सोचा था शायद छोटा हो जाता ये, अगर ये माइनस हो जाता दोनों, तो यहाँ पे कोई माइनस का 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर आता, यहाँ प्लस का 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर आता, तो मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता। मुझे लग रहा है शायद कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं। 1 सेकंड का टाइम दो मुझे, क्वेश्चन एक बार फिर से देखने दो। ए टी स्क्वायर माइनस ए, पावर खोली, हाँ देखो फॉर्मूला गलत लगा रहा हूँ, तुम लोग मुझे बता नहीं रहे कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस होता है यहाँ पे। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 गया 2 ए स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है, आई समझ में कहाँ मिस्टेक थी? फॉर्मूला गलत लगा रखा है भाई, कम से कम ये तो बता दिया करो सर फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो। डिस्टेंस फॉर्मूला, यहाँ पे प्लस का साइन आता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और इस पूरे का रूट, ये डिस्टेंस रूल है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, आप माइनस का लगा के क्यों चल रहे हो? उस वजह से कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है और बड़ा खतरनाक क्वेश्चन चला जाता अगर वो चीज़ पकड़ में नहीं आती तो। अब देखो इसको कैसे हम लिख सकते हैं, जरा ध्यान दो। ये पहले वाली जो 3 वैल्यूज़ थी या 3 टर्म्स थी, जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ और वो लास्ट में सॉरी ग्रीन ही आ गया, अच्छी बात है। ये 3 वैल्यूज़ और ये 3 वैल्यूज़ बिल्कुल सेम नहीं है, और दूसरी मिस्टेक यहाँ पे प्लस का साइन आना था। क्या सबके माइक खराब है क्या? कोई मुझे बता ही नहीं रहा कि कहीं सर गलत कर रहे हो, कुछ सही कर रहे हो? हाँ जी, जरा ये पहली जो 3 टर्म है जिसको मैंने ग्रीन करा है, और ये जो सॉल्यूशन वाली 3 टर्म है जिसको मैं कोई शेड नहीं कर रहा हूँ, लास्ट वाली, ये 3 बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल सेम है। बस इसका फर्क क्या आ रहा है, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे माइनस का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन है। और ये तीनों टर्म किस में से बनी थी भाई? ये इसमें से बनी थी, इसका होल स्क्वायर जब मैंने खोला था तो। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे साइन प्लस का हो जाए तो ये वही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ए टी स्क्वायर माइनस की जगह प्लस का ए हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इस पे ऐसे लिख दूं, काम चलेगा? आपको समझ में आएगा तो बताना, नहीं आएगा तो बताना। ये वाला स्टेप लिख दूं तो समझ में आता है आप लोग को? सर जब आप ब्रैकेट को खोलोगे ए टी स्क्वायर माइनस ए, उसमें यहाँ पे नीचे माइनस 2a टी स्क्वायर आएगा, आपने 2a स्क्वायर लिख दिया। कहाँ पे? सर सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में, हाँ हाँ, तो यही तो आएगा। जब 2ab लगाओगे तो बेटा ये लगाओगे ना, देखो a इंटू बी, यही तो लिखोगे, फॉर्मूला यही होता है ना 2ab यहाँ पे। तो 2 इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 2a स्क्वायर और t स्क्वायर ही आएगा। ये सही है, सब कुछ सही है, सिर्फ 2 जो गलतियाँ हुई थी वो शायद सरदर्द होने की वजह से हो रही हैं, भगवान जाने किस वजह से हो रही हैं। थोड़ा फोकस टूटता है जब थोड़ी सेटिंग चेंज करते हैं, अब उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ता है। चलो वो अभी बाद में बात करेंगे। मेन पूछना मैं ये रहा हूँ कि ये इन 3 वैल्यूज़ को मैं ये लिख पा रहा हूँ, ये समझ में आना ज़रूरी है, और ये समझ में आया कि नहीं आया, मुझे इस बात को क्लियर करो। कितने बच्चों को नहीं आया? वो जिनको नहीं आया वो बताओ मेरे को, जिनको आ गया वो तो कह ही देंगे आ गया, जिनको नहीं आया वो हाथ खड़ा कर लो। हाँ ठीक है, महक श्रीवास्तव को नहीं आया, और किसको नहीं आया बताओ, बेझिझक से बताओ, एकदम बिंदास होके कि सर नहीं आया,
तभी तो पढ़ाने का मजा आएगा ना, जब आ ही रहा है सब कुछ तो फिर मेरे को लगेगा ठीक है भाई बताते जाओ जैसा भी है। चलो ठीक है, अभी एक बच्चे का ही डाउट है तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ इस स्टेप को। देख बेटा, ये जो लास्ट की 3 वैल्यूज थी, ये वाली, ये जो ब्लैक जिसको मैंने शेड नहीं करा, इन 3 वैल्यूज को वापस से ऐसे लिख सकता हूं, देखना जरा, ए टी स्क्वायर का स्क्वायर, ए स्क्वायर टी 4 को ऐसे ही लिखा रहने देता। मतलब कि स्टार्टिंग में जो मैंने खोला था ना, अगर वो चीज मैं खोलता ही नहीं मतलब कि ये चीज को और नहीं खोलता तो ऐसे ही लिखा रहता ये चीज, ये वाली जो वैल्यू है वो ऐसे बनती। ठीक है, यहाँ रुको दोबारा से बताता हूँ, गड़बड़ करोगे नहीं तो, नहीं समझ में आया तो गड़बड़ करोगे करोगे। इसके बाद का स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना, ऐसे लिखता, फॉर्मूला लगाता तो ए टी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए टी स्क्वायर इंटू ए, ये बनता, और फिर साथ में था प्लस का 4 ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये पहला स्टेप बनता। इसके बाद जहाँ एरो मैंने डाला है, ठीक है, इसके बाद का स्टेप तुम्हारा ये वाला बनता जिसमें मैंने शेड कर रखा है। तो शेड के पहले 3 वैल्यूज को मैंने समझो खोला ही नहीं, इसको नहीं खोला और इसको नहीं खोला, इसको तो कर दिया मल्टीप्लाई, ये पहले वाले को नहीं खोला जिसको मैं येलो शेड कर रहा हूँ, इसको एज इट इज रहने दिया, सेकंड को भी एज इट इज रहने दिया जैसा है, बस लास्ट की 2 टर्म्स को मैंने सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास क्या बचता, ये वाली टर्म आती 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, हाँ जी हाँ यही आती, तो मैं वही लिख देता हूँ। तो पहले वाली टर्म येलो वाली ऐसे ही रही, ब्रैकेट पावर 2 रही, a का स्क्वायर रहा, इन दोनों को सॉल्व करके लास्ट के 2 टर्म्स को सॉल्व करा तो मेरे पास आ गया प्लस का 2a स्क्वायर टी स्क्वायर, ये बचा ना। अब ये तीनों टर्म, जो लास्ट के तीनों टर्म है, वापस से इनको ग्रीन कर रहा हूं, ये तीनों की तीनों टर्म ये ऊपर वाली तीनों टर्म से मैच नहीं कर रही। पहली टर्म एज इट इज थी, वो तो उसमें चेंज ही नहीं कर रहा, सेकंड वाली टर्म भी वैसी थी, और जो लास्ट की 2 टर्म थी, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, उनको सॉल्व करके जो कौन सा कलर है, ग्रीन कलर वाली जो लास्ट टर्म बनी है, वो ये वाली टर्म से मैच नहीं कर रही पूरी की पूरी, बिल्कुल सेम है, बस किस चीज का फर्क पड़ा, इस माइनस के साइन का फर्क पड़ गया प्लस का। और ये 3 वैल्यूज कहां से आई थी भैया, ये फॉर्मूला लगा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अगर ये माइनस 2xy की जगह प्लस का xy हो जाए तो क्या आइडेंटिटी बनती, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और x की जगह पे क्या चीज थी, ए टी स्क्वायर, ये x की जगह पे था, और y की जगह पे क्या चीज थी, a, तो यानी कि ये बन जाएगा a यानी कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ए टी स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। हाँ भाई महक, अभी क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हुआ? अगर अभी समझ आ गया, अगर but अगर छोटा अगर सा। अगर अगर अभी भी नहीं हुआ होगा ना किसी भी बच्चे को क्लियर, तो एक बार खुद से करके देखना। फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई फॉर्मूला एक्चुअल में कौन सा लगाया है और वो क्या चीज बन रही है, और वापस से उसको घुमाना है तो कैसे घुमाना है, इस चीज को समझना है। तो ठीक है जी, इसके बाद का स्टेप रहेगा यही वाला, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसके नीचे लिख देता हूं, यानी कि बना ए टी स्क्वायर का सॉरी ए टी स्क्वायर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब मैसेजेस भी आ रहे हैं, बताओ कहाँ कहाँ ध्यान रखेगा बंदा। हाँ जी ठीक है, अभी देखते हैं बेटा, अभी देखते हैं, अभी तो मैं बहुत पीछे हूँ, अभी मेरे को टाइम लगेगा, अभी इसको समझाना है ना, टाइम लगेगा ही लगेगा। तो इसका होल स्क्वायर है और उसका पूरे का रूट है, तो स्क्वायर का रूट कभी भी आ जाए, किसी भी वैल्यू का स्क्वायर उसका रूट आ जाए, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ x मेरा फाइनल आउटपुट आएगा। तो ऐसे इसका फाइनल आउटपुट क्या आएगा, ए टी स्क्वायर प्लस ए, यानी सॉरी रूट क्यों आएगा भाई, 2 से पावर 2 से ये स्क्वायर रूट खत्म हो गया, यानी कि ये बचा मेरे पास फाइनली, ब्रैकेट डाल देता हूँ चलो इसके अंदर। ये किस चीज़ का डिस्टेंस है, एसपी का डिस्टेंस है। जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी वो तो फटाफट कर जाएगा इसको, जिसकी कैलकुलेशन एल्जेब्रिक कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी उसको ऐसे ही समझना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में आएगा नहीं। तो अभी मैं तो ये मान के चलूंगा ना बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर वही चीज़ मैं मान के चलूँ सही है तो फिर फटाफट लिखने का ही काम रह जाएगा, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा तुम्हें समझने में। एस पी का डिस्टेंस हो गया, फिर एस क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं, चलिए एस और क्यू का डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का डिस्टेंस निकाल रहे हैं।
कोशिश करते हैं इसको थोड़ा छोटा लिखने की। एस क्यू किसके इक्वल आएगा, वही अब, लेकिन अब फ्रैक्शन में और कैलकुलेशन टेढ़ी हो सकती है यहाँ पे। ए टी स्क्वायर माइनस में ए इसका होल स्क्वायर और प्लस में 2a अपॉन में t माइनस में 0 इसका होल स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस रूल लगा दिया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आगे देखें क्या होगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, टी स्क्वायर एलसीएम आएगा, यहाँ कितना बन जाएगा a माइनस ए टी स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस में इसमें से 0 को माइनस करोगे तो यही खुद ही आएगा और इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी पावर 2 कर दो, यानी कि बन जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन में टी स्क्वायर। ठीक है जी, ये बन गया। अब देखो जरा ध्यान से करना आगे का काम और समझना जरा ध्यान से। अब आगे क्या हो सकता है जी, यहाँ पे इसका स्क्वायर पहले सोल्व करना पड़ेगा तभी हम एलसीएम ले सकते हैं। तो जब इसका स्क्वायर लिखूंगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग से। तो मैं एक एक स्टेप पूरा खोल के बता रहा हूँ। न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग से, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर है t की पावर 2, जब इसकी भी पावर 2 कर दोगे तो t की पावर 4 आ जाएगी खुलने के बाद। ठीक है जी, इसका स्क्वायर खुल गया, नीचे वाले का स्क्वायर खुल गया, ऊपर वाले का स्क्वायर अभी पड़ा हुआ है, प्लस में 4a स्क्वायर अपॉन में t स्क्वायर। ठीक है जी, अगला स्टेप एलसीएम का, दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम लोगे तो t की पावर 4 ये एलसीएम में आएगी, यानी कि ये एलसीएम बनेगा। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, इस वाले पे, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, a माइनस ए टी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इस पे क्या फर्क पड़ेगा, जब टी स्क्वायर को और t4 को टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर बचेगा, t की पावर 2 बचेगी और t की पावर जो 2 बची है, टी स्क्वायर जो बचा है वो अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आ जाएगा। एलसीएम वाला पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो ये स्टेप 1 मिनट से पहले आपने समझ लिया होगा और आपने शायद अपने दिमाग में खुद भी कर लिया होगा। इसको फिर से रिपीट करूंगा, मेरा काम समझाने का इसलिए मेरे को टाइम लगेगा। यहाँ पे आइडेंटिटी खुलेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और वही वाला काम हो जाएगा। तो मैं पूरा खोलता नहीं हूँ, ऐसे स्क्वायर स्क्वायर की फॉर्म में लिख देता हूँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो अगेन हो जाएगा 2a स्क्वायर टी स्क्वायर और प्लस में 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आपने दिया है, मतलब कि कैलकुलेशन में पहले से आया हुआ ये। ठीक है ना, ये ग्रीन वाला पार्ट जब खुला है तो वो ये 3 ग्रीन वाली वैल्यूज आई हैं, ये वाली। ठीक है, वो वाली साइड में जो पड़ी थी वो ऐसी की वैसी बेचारी रह गई। अच्छा जी, आगे अगर हम बढ़ें तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में कैलकुलेशन कर दो तो a का स्क्वायर ही रहने दिया, ए टी स्क्वायर का स्क्वायर इसको ऐसे रहने दिया। पहली वाली 2 टर्म्स को मैंने कोई पंगा नहीं लिया, उनको छोड़ दिया। लास्ट की जो 2 टर्म्स हैं ये सेम वेरिएबल पे काम हो रहा है, लाइक टर्म्स हैं लास्ट की 2 टर्म्स। जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे ऊपर वाले पार्ट में करा था ऐसे यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 2a स्क्वायर टी स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे क्या आया, t की पावर 4 आई। अब आप समझ चुके होंगे, अगर पिछले वाले क्वेश्चन में पिछले ऊपर वाली कैलकुलेशन आपने ध्यान से समझी है तो यहाँ पे भी सेम रिपीट हुआ है वही वाला काम, कि पहली 3 टर्म वही हैं जो फॉर्मूले में खुली थी। जो मैंने एक तो कलर भूल जाता हूँ बार बार, ये कौन सा ग्रीन कलर, जो पहली 3 टर्म ग्रीन कलर में मैंने लिखी हैं वही ये तीनों टर्म वही सेम आ रही हैं, बस फर्क सिर्फ इस वाले साइन का पड़ा, माइनस के जगह प्लस आ गया। यानी कि ये आइडेंटिटी खुली थी तो क्या खुली थी, a स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy खुली थी। ये किस चीज़ का सॉल्यूशन बनता है जी, ये बनता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब जब हमारे पास यही वैल्यूज रिपीट होके आ गई तो मैं इसको ऐसे पढ़ सकता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्योंकि वही तीनों टर्म यहाँ पे रिपीट हो रही हैं, और ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैं अब इसको लिख दूंगा x की जगह पे a और y की जगह पे a टी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है जी, और नीचे क्या है, t की पावर 4 है। ठीक है, शांति हो गई, जो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा काम हो रहा था वो छोटा सिमट गया है। ठीक है, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अब ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर ऐसे कहीं हो, या ये चैप्टर 9 में हमने रूट के टाइम पे ऐसी कैलकुलेशन पढ़ी थी कि अगर कुछ ऐसे हो रूट a अपॉन में b, तो इसको ऐसे सेपरेट कर सकते हैं, a की मीनिंग है। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसी के हिसाब से मैं ऐसे कर सकता हूँ कि ऊपर वाले पार्ट का रूट अलग कर दूँ, a प्लस ए टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका रूट अलग कर दूँ और नीचे वाले का रूट अलग कर दूँ। ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से मुझे फ़ायदा ये हुआ कि पावर 2 से रूट खत्म हो गया, तो ये हो गया a प्लस ए टी स्क्वायर। और नीचे भी आपको समझ में आ रहा है, अगर चाहो तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो,
बहुत सारे तरीके से इसको समझ सकते हो कि किसका पेयर बना, टी स्क्वायर का पेयर बना होगा यहाँ पे, या ऐसे कह सकते हो कि टी स्क्वायर का स्क्वायर था और इसका रूट था, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा। तो टी की पावर 4 का रूट कितना आएगा, टी स्क्वायर आएगा। भाई टी की पावर 4 का रूट टी स्क्वायर आएगा, ये बात किसको क्लियर नहीं है वो अपने मोबाइल का यूज करे और हाथ खड़ा कर दे। 3 सेकंड का टाइम है बस, ज्यादा नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरे पास डिस्टेंस किसका निकल के आया, ये निकल के आया था एस क्यू का डिस्टेंस, एस क्यू का डिस्टेंस। चलो शांति है, रूट में नहीं बचा, चलो ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी आसान लगती है, रूट खत्म हो जाए। और एस पी का डिस्टेंस भी बिना रूट का आया। तो इन दोनों डिस्टेंस को ध्यान रखते हैं और अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं जहाँ पे हमें करना है, जहाँ पे हमें इस सॉल्यूशन को दिखाना है इंडिपेंडेंट ऑफ टी, यानी कि टी नहीं आए उसमें। तो 1/SP प्लस 1/SQ। चलिए अब हम इस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। 1/SP प्लस 1/SQ, ठीक है। SP दो बार लिख दिया, SQ, ठीक है। तो SQ तो मेरे को साफ साफ यहाँ दिख ही रहा है, ये जो लास्ट में सोल्व कर रहा है, तो मैं इसको पहले लिख देता हूँ 1 के अपॉन में, यानी कि मेन डिवाइड यहाँ चल रही है, मेन डिवाइड यहाँ चल रही है, तो यहाँ पे मेन डिवाइड यहाँ चल रही है और इसके नीचे क्या आया, एक फ्रैक्शन आ गया। 1 के अपॉन में एक फ्रैक्शन आ गया, a प्लस ए टी स्क्वेयर अपॉन में टी स्क्वेयर, हाँ जी। और 1/SP, SP की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं क्या है, ए टी स्क्वेयर अपॉन में ए, सॉरी ए टी स्क्वेयर प्लस ए, ठीक है जी। मेन डिवाइड यहाँ पे, तो डिवाइड यहाँ पे तो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ नहीं रहा, तो इसमें कोई दिक्कत हो नहीं रही, पहले वाले पार्ट में कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो ये तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ 1/A टी स्क्वेयर प्लस में a, ठीक है। ये t है, प्लस जैसा लग रहा है, थोड़ा सा t बना देते हैं इसको, ठीक है जी। फिर ये प्लस का साइन प्लस का रहा, 1 को इस चीज से डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 1 के नीचे एक फ्रैक्शन आ रहा है, तो अगले स्टेप में यही हो जाएगा ना, 1 इंटू टी स्क्वेयर ऊपर चला जाएगा और a प्लस ए टी स्क्वेयर नीचे आ जाएगा। तो इसके बाद डायरेक्टली यही स्टेप लिख देता हूँ कि टी स्क्वेयर ऊपर चला गया और a प्लस ए टी स्क्वेयर नीचे आ गया। इस स्टेप में भी किसी को कोई डाउट है तो मुझे कह देना, हाथ खड़ा करके रखना, तब तक मैं आगे का सोल्व कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई कर रहा हूँ इसको। एलसीएम वाला पार्ट बड़ा आराम से हमें समझ में आ रहा है, सेम है ये। और खुशी की बात है, हमें काफ़ी शांति मिलती है, ऐसा कि दो डिनोमिनेटर में एक जैसा ही एलसीएम बन जाए, है ना, तो थोड़ा आसान हो जाता है। a प्लस ए टी स्क्वेयर, ये एलसीएम आ गया। न्यूमरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों न्यूमरेटर जैसे जैसे थे वैसे ही आ जाएंगे, 1 प्लस टी स्क्वेयर, ठीक है जी। अब क्या हुआ सर, ये तो सॉल्यूशन में टी स्क्वेयर बच गया, नहीं थोड़ा हमने ध्यान से काम करा नहीं। अब नीचे से a कॉमन निकाल ले, अरे डरा दिया तूने तो, हम नीचे से कॉमन निकाल लेंगे, 1 प्लस टी स्क्वेयर ऐसी रहा, शाबाश। a कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वेयर बच जाएगा, और ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, ब्रैकेट बिल्कुल सेम है, कट गया 1/A। हाँ हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ टी रिजल्ट आ गया, ये शो करना था, देख लो आपको करके दिखा दिया, बस हो गया खत्म। अरे भाई एक सेकेंड यार, स्क्रीन शेयर हट गई। हाँ जी बेटा देख लो। हाँ बिल्कुल सही वंश, आपका बिल्कुल सही आया था 1/A, शाबाश। कुछ पूछना चाहते हो इसके अंदर? बाकी तो आप पीडीएफ पहुंचेगी आपके पास, तब आप आराम से देखना कि क्या कैलकुलेशन के स्टेप्स थे, आप खुद करके देखना, जहाँ पे दिक्कत आएगी आप पीडीएफ में से देखना कि कैसे मैंने लिखा है उसको, फिर क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी नहीं इसके अंदर। अच्छा क्वेश्चन था कैलकुलेशन वाइज। और देख लेता हूँ शीट में और कौन सा क्वेश्चन अच्छा है। ज़्यादा बड़ा हो गया साइज। सर आपने ये वाली शीट नहीं भेजी थी? नहीं भेजी हुई, भेज दूंगा आज, भेज दूंगा, अगर नहीं भेजी तो भेज दूंगा आज। एक टर्म आ रही है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 कॉपी करता हूँ जरा।
यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड। पता नहीं फिलहाल इस साल तुम्हारे सिलेबस में सेंट्रोइड भी यूज में है नहीं है, मैंने सिलेबस नहीं पढ़ा इस साल का अभी तक। अगर उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया तो सेंट्रोइड का तो कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल है ही नहीं, शायद से एक ऑप्शनल के अंदर क्वेश्चन है, शायद से, कंफर्म नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा। ऑप्शनल के अंदर एक क्वेश्चन है शायद सेंट्रोइड का। सेंट्रोइड क्या होता है आपको क्लियर कर देता हूँ। एक ही ट्राइंगल है ए बी सी, फिलहाल ये इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा लग रहा है, लेकिन किसी भी टाइप का एक ट्राइंगल हो, उसके जहाँ पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे कि एक मीडियन ये गया, मीडियन के बारे में आपको पता ही है क्या होता है मीडियन, एक मीडियन ये गया और एक ये मीडियन ये गया। चलो अब ऐसे ही सीखे, जहां पे तीनों मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं तो इस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जहां पे तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल। और सेंट्रोइड का जो रूल है, यानी कि सेंट्रोइड के भी कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। अगर कार्टेशियन प्लेन पे देखूं, ऐसे ही ग्राफ, इसी ग्राफ पेपर पे देखूं, तो इस पॉइंट के भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ना, एक्स और वाई होगा इसका भी। अगर मानो कि तीनों वर्टिसेस को आप ऐसे नाम दे देते हो, x1 y1, b को दे दिया आपने x2 और y2, और c को दे दिया आपने x3 और y3, तो सेंट्रोइड का जो x पॉइंट है वो आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, और ऐसे y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। सेंट्रोइड का जो y पॉइंट है वो ये रहा, और सेंट्रोइड का जो x पॉइंट है, x वाली वैल्यू है वो ये रही, निकालने का ये रूल है। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला, अब तो बहुत आसान लग रहा होगा। ये रहा आपके सामने रूल। और सेंट्रोइड को अगर मानो कि इस पॉइंट को दे देते हो आप d पॉइंट, d सेंट्रोइड है, तो ये d के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं। क्लियर है बेटा, सेंट्रोइड क्या चीज है? सेंट्रोइड जहां पे तीनों मीडियंस, सेंट्रोइड सारे वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंट नहीं होता? नहीं, ठीक है, वो होता है सरकम सेंटर, वो होता है सरकम सेंटर बेटा, जिसकी आप बात कर रहे हो कि जो तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है वो होता है सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब तीनों लाइंस का परपेंडिकुलर, यानी कि तीनों वर्टिसेस से हमने, या तीनों लाइंस का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है, तीनों लाइंस का, तीनों साइड्स का, ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे इंटरसेक्ट करता है उसको बोलते हैं हम सरकम सेंटर। और सरकम सेंटर जो होता है तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है। ठीक है, तो वो एक अलग पॉइंट है। तो आपके सिलेबस में से सरकम सेंटर नहीं है, सिर्फ सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड तक रहो अभी। सरकम सेंटर जो है ना वो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आएगा, अभी नहीं। तो बस ये पॉइंट, ये एक नया फॉर्मूला था जो अपना रह गया था। तो यहाँ पे कह रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल 1 3, अगर वो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट दे दे 1 3, यानी कि मान लो डी के कोऑर्डिनेट उन्होंने दे दिए इस क्वेश्चन में 1 और 3, यानी कि सेंट्रोइड का एक्स और वाई, ये जो मैंने शेड कर रखा है ये आपको दे दिया हुआ है। 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर इतना और इतना, ये इतना दिख रहा है, हाँ ये रहा नीचे 5 आ रहा है नीचे। तो एक को, यानी कि मानो x1 y1, तुम्हारी चॉइस, अब ये a को लेना है, ये b को लेना है या c को लेना है, इसमें कोई वो नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि पहले जो दे रखा होगा वही a लेना पड़ेगा, जी नहीं, आपकी मर्जी है किसको क्या रखना है। तो मैं फिलहाल इसको a ही मान लेता हूँ, यानी कि a पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हो गए, यानी कि x1 और y1 ये हो गया। दूसरा जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं दूसरे पॉइंट के वो b ही मान लेता हूँ, यानी कि ये x2 हो गया, और जो 5 दे रखा है इधर ये y2 हो गया। और मुझे क्या करना है, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स, तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो बड़े आराम से काम कर पाएंगे, यहीं पे कर देते हैं छोटा छोटा लिख के। आपके हिसाब से
जो x है यानी कि जो फॉर्मूले का x है वो आपने दे रखा है 1, ये रहा x और ये रहा y, जिसको मैंने कर रखा है ऑरेंज ग्रीन शेड और येलो शेड। अब इस पे काम करते हैं, यानी कि सेंट्रोइड का x वैल्यू आपने 1 दे रखी है, 1 लिख दी। उसका रूल होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3। तो x1 की वैल्यू मैंने मानी हुई है -7 प्लस x2 की वैल्यू मैंने मानी हुई है, वो कॉर्नर पे आपको दिख रहा है, x2 की वैल्यू 8 है, वो 8 लिख दिया। और तीसरे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट में से वो बचता है x3, वो x3 मेरे पास नहीं दे रखा, ये आपने पूछा है तो ये x3 लिख दिया अपॉन में 3। कितना आसान है, ये तो 2 मिनट का काम है तुम्हारे लिए सॉल्व करना। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे प्लस का 1 आएगा, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1, x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो तीसरे वर्टेक्स का जो x पॉइंट है वो 2 मिल गया मुझे, ठीक है। y निकाल लेते हैं जरा इस साइड पे, राइट साइड पे ट्राइंगल की, क्योंकि जगह नहीं है ना, यहीं पे करके आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले का यूज़ भी कर रहा हूँ। हाँ जी, तो सेंट्रोइड की जो y वाली वैल्यू है वो आपने 3 दे रखी है, मैंने वहाँ पे 3 लिख दिया। और सेंट्रोइड की जो y वाली वैल्यू होती है उसको निकालने का जो सूत्र है, जो फॉर्मूला है, वो है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3, ठीक है जी। y1 कितना है 6, y2 कितना है वो इधर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है ये वाला 5, और y3 ये तो गायब था, ये तो ढूंढना था, अपॉन में 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 9 आ जाएगा, और 6 और 5 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 11, 9 माइनस 11 ऐसे कुछ लिख दोगे y3 की वैल्यू, और कैलकुलेट करने के बाद आपको मिल जाएगा y3 किसके इक्वल माइनस का 2। तो यानी कि जो तीसरा पॉइंट गायब था c, इसके कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे 2, -2। ये रहा आपके सामने आंसर, यहाँ लिखा भी हुआ है, ये रहा 2, -2। ठीक है जी, ये सेंट्रोइड बेस्ड क्वेश्चन हो गया। सेंट्रोइड का रूल आपको, फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाना चाहिए, कैसे काम उस पर करना है। अब वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड इफ ऑफ द ट्राइंगल व्हेन द थर्ड वर्टेक्स इज 2, 4। अगर ये 2 और -2 आपने तीसरा वर्टेक्स निकाला है, सेंट्रोइड आपको दिया हुआ था। अब वो कहता है सेंट्रोइड को दफा करो, यानी कि तीसरा वर्टेक्स अब आप 2 और 4 ले लेना। पहले दो तो जो बुक वाले हैं, जो क्वेश्चन वाले, वही लेना। तीसरे वाला जो आपने निकाला है ना वो मत मानना, तीसरा मेरे वाला मान लो 2 और 4। तो नया सेंट्रोइड कितना होगा, फिर आप नए तरीके से रूल को अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत होगी नहीं इसके अंदर। बोलो कोई परेशानी, कोई समस्या? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया सर। हाँ सर आ गया। बाकी जने भी बता सकते हैं कि आ गया कि नहीं आया है, एक सेकंड के लिए। आ गया। हेलो, बस 5-7 मिनट हो रहे हैं। हाँ ठीक है। अब मुझे यार ये बताओ कि मैं चाह रहा हूँ तुम्हारा एक टेस्ट ले लूँ। चैप्टर नहीं, पहले तो टेस्ट देने वाली बात पे मुझे ये तो क्लियर करो कि टेस्ट देने में इंटरेस्टेड हो ना, टेस्ट ले लेना। हाँ सर। एक ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 17। देखो बेटा, आप लोग सब जने, सबसे कह रहा हूँ कि जो भी काम आपको दिया जा रहा है ना, जितने क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूँ, सबसे पहला काम है आपका उन्हीं को रिपीट करना, खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से पेन पेपर का यूज़ करके करना है। पीडीएफ देख देख के नहीं, हवा में नहीं करना। हाँ ये वहाँ जाएगा, ये यहाँ आया है, हाँ एलसीएम लेना तो मुझे आता है, ये फॉर्मूला लगाना तो आता है, ऐसे मैथ्स भूल जाना, सारा काम खराब हो जाएगा आपका। अगर ऐसे मैथ्स कर रहे हो तो, पीडीएफ को देख के मैथ्स कर रहे हो तो बेकार है। पीडीएफ सिर्फ किस लिए भेजी जा रही है कि आप अगर खुद से ट्राई कर रहे हो और आपका नहीं हो रहा सॉल्व, के भी आप यहाँ पे बोर्ड, आप क्लास यहाँ पे लेने आते तो बोर्ड से आप नोट करके ले जाते हो ना, वहाँ पे टाइम मिल जाता है प्रॉपर।
यहाँ पे अब पता नहीं चलेगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम आपका इस तरह से बचा रहा हूँ कि पीडीएफ भेज रहा हूँ, आपको भेज दी पीडीएफ। आप जब खुद प्रैक्टिस करो जरूर प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस अगर करते हुए क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो आप उस पीडीएफ में से आइडिया ले लो कि यार ये करने का तरीका था और मैं कुछ गलत कर रहा था या कर रही थी। पीडीएफ अगर संभाल के रख रहे हो तो वो संभली हुई ही रह जाएंगी, उसका फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। वो वही वाली बात हो जाएगी कि हमने नोट जो है वो संभाल के रखे हुए थे पुराने 500 के और 1000 रुपये के, और नोटबंदी के बाद उनका बेकार हो गया काम, फिर वो तुम्हारे भी ऐसे ही नोट हो जाएंगे बेकार। तो जो आप क्वेश्चन यहाँ कर रहे हो वो ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ज़रूर प्रैक्टिस करने हैं, ये काम आपका बहुत ज़रूरी है करना। उसके बाद अगर मैं कोई पीडीएफ भेज रहा हूँ कि भाई ये असाइनमेंट शीट है, आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो, तो वो कर लो, खुद करो प्रैक्टिस। सारे नहीं होते, कुछ तो होते हैं, कुछ तो करो और धीरे करके ख़त्म करो। ये ना हो कि आज का काम और कल तक छोड़ दो। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं, अभी एपी पढ़ना है, उसमें भी नए फॉर्मूले आ जाएंगे, और भी बहुत सारी बातें पढ़नी है, हाइट एंड डिस्टेंस करना है। तो भाई अपना तैयारी प्रॉपरली करते जाओ, आगे सिलेबस बढ़ता जाएगा और वजन तुम्हारे सर पे पड़ता जाएगा अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे। और प्रैक्टिस करते हुए चलोगे आगे तो समस्या का समाधान साथ साथ होता जाएगा। सीधी सी बात तो एक ये है। अब मैं कौन सा क्वेश्चन कह रहा था? सर आप पे चैप्टर 1 का असाइनमेंट है? चैप्टर 1 के लिए हाँ होगा तो जरूर भेज देता हूँ आपको अगर चाहिए तो। सर भेज देना। एक सेकंड, मैं कोई क्वेश्चन कराना चाहता था, मैं क्वेश्चन नंबर भूल गया। 17, हाँ 17 सही लग रहा है। हाँ जी, हाँ यहाँ पे कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना। ये तो मेरे ख्याल करा नहीं था हमने सेम क्वेश्चन ऐसा, मेरे ख्याल एनसीईआरटी के अंदर ही था। अगर मैं देखूं, एक सेकंड रुको, फाइल देखते हैं आपकी। ये जो हमने वो करे थे ना ऑप्शनल, उसके अंदर था ये क्वेश्चन ऐसा ही। ये रहा, ये सेम क्वेश्चन है इसी तरीके का। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ये पॉइंट और ये पॉइंट। यानी कि यहाँ पे रेडियस वाला कॉन्सेप्ट था कि भाई एक सर्कल पे जो पासिंग पॉइंट्स हैं यानी कि वो सर्कमफ्रेंस के ऊपर ही होंगे पासिंग पॉइंट, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस को जो भी लाइन बनेगी वो रेडियस होगी, और एक सर्कल की रेडियस बराबर रहती हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे यूज़ होना है इस क्वेश्चन में कि पासिंग पॉइंट 3 वही दे रखे हैं हमारे को, सेम वैसा ही। वहाँ पे बस एक क्वेश्चन थोड़ा सा और बढ़ा दे कि रेडियस की लेंथ बाद में करके निकालो। तो पहले कोऑर्डिनेट्स ही निकलेंगे, उसके बाद फिर उन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करके डिस्टेंस फॉर्मूले में लगा के रेडियस आपकी बन जाएगी। कर पाओगे इसको भी? यस सर कर देंगे।